नमस्कार मित्रों। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं एलिमिनेशन के ऊपर एक वीडियो लेके आऊँगा। तो आज हम लोग एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको 2 तरह के एलिमिनेशन बताऊँगा। पहला, आप लोगों ने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोज़ पे भी देख रखा होगा कि वो आपको नियम बताएँगे कि ये हो तो ऐसे कर दो, वो तो वैसे कर दो। अगर आपको केवल लिखा है तो गलत कर दो। मोस्टली आप लोगों ने इंग्लिश में देखा होगा तो ओनली को लेकर के, मिनिस्ट्रीज़ के नाम को लेकर के उन्होंने कई सारे नियम बताए होंगे। तो एक तो वो है जो कि बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है। इनकी जो रिलायबिलिटी थोड़ी कम है, विश्वसनीयता इनकी थोड़ी सी कम होती है, पर कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। 70% तो आप मान के चलो कि ये कम से कम आपके इफेक्टिव होते ही होते हैं। दूसरा है जिसमें आप अपनी तर्क संगतता का उपयोग करते हैं, आप अपनी रेशनैलिटी यूज करते हैं और बहुत ही युक्त तरीके से आप देखते हैं कि ये सही हो रहा है या नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जहां पे हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ उदाहरण लेके समझा देता हूं। जैसे बेसिक रूल्स। बेसिक रूल में आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा जो हमेशा उपयोग होता है, कुछ। अभी तक 2017 से लेके अब तक के पेपर में शायद 1 या 2 बार ही मैंने ऐसे कोई वाक्य देखे जिसमें कुछ का उपयोग किया हो और वो वाक्य आपका गलत हो, अन्यथा वो सही रहता है, ठीक है। जब भी ऐसा लिखेगा कि कुछ सूक्ष्म जीव ऐसा कर सकते हैं या भारत के कुछ देशों के साथ ऐसा संबंध है, अधिकतर ये वाक्य आपके सही होंगे। दूसरी चीज आपको मिलेगी केवल या ओनली। ओनली भी आपको जब लिखा हुआ मिलेगा कहीं पे, 10 में से 8 या 9 बार आपको ये वाक्य सही मिलते हैं। बहुत कम ही ऐसा होगा जब ये वाक्य गलत मिलेंगे। बस एक चीज का आपको ध्यान देना है, जब भी आप केवल शब्द 2 वाक्यों में देख रहे हैं, यानी एक ही प्रश्न में 2 बार ऐसे वाक्य हैं, 2 वाक्य ऐसे हैं जिसमें केवल शब्द का उपयोग किया है, तब उस टाइम पे आप कोई भी रूल मत लगाना कि दोनों ही गलत होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक प्रश्न आया था 2017-18 के समय पे कि हिमालय केवल 5 राज्यों में विस्तृत है, पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में विस्तृत है। ऐसे करके 2 वाक्य थे और तीसरा वाक्य भी जो था वो कुछ ऐसा ही था, ठीक है। वो किसी आर्द्र भूमि को लेकर था कि ये 2 राज्यों में है। तो ऐसे परिस्थिति में अगर आप तीनों गलत कर देते तो वो संभव ही नहीं था, ऐसा ऑप्शन ही नहीं था जिसमें वो कह रहा हो कि इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। होता तो भी आप गलत कर देते। तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कुछ वाले वाक्य हमेशा सही होते हैं, केवल वाले वाक्य लगभग गलत ही होते हैं, कभी कभार आपको सही मिल सकता है। इसके अलावा और भी कई ऐसे नियम आएंगे जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो मैंने बताया, आपके तर्क संगतता का उपयोग करना, ठीक है। तो अभी कुछ प्रश्न देखते हैं जिसको हम अपने तर्क के साथ या ऐसे नियमों के साथ सॉल्व करेंगे, और बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे नियम या ऐसे तर्क बताता रहूंगा जिनको आप नोट डाउन करते चलना। ये पहला प्रश्न है, 2023 का प्रश्न है। ये दोनों ही प्रश्न हालांकि 2023 के हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्र स्तर में पुनरावर्ती गिरावट का सर्वोत्तम उदाहरण है जिससे वर्तमान समय की सुविस्तृत कच्छ भूमि उत्पन्न हुई है। अंग्रेजी माध्यम के छात्रों ने भी इस चीज को पढ़ के इसका आंसर मार्क कर दिया था कि कच्छ का रन है। ये डायरेक्ट दिया हुआ है, कच्छ का रन, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना डायरेक्ट नहीं आएगा, आता है। कई बार हम ऐसे इंग्लिश के प्रश्नों को हिंदी में पढ़ के निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला देखो आप, भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल निम्नलिखित में से किसके समृद्ध स्रोत हैं। अब हमने कभी नहीं सुना इल्मेनाइट और रूटाइल क्या होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे 2 चीजें ध्यान दो। एक कह रहे हैं कि तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम, ताम्र और लौह, ये तीनों के तीनों पठारों पे मिलते हैं, तो ये तीनों आप हटा सकते हो। बच गया टाइटेनियम। दूसरा, हमने देखा भी है कि जो प्रीसियस मटेरियल्स होते हैं जैसे यूरेनियम, टाइटेनियम, यही ऐसे मटेरियल्स हैं जो तटीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं, तो आप वैसे भी इसमें से निकाल सकते हो। तीसरा, एल्युमिनियम का ओर क्या होता है, खनिज, बॉक्साइट। ताम्र का कॉपर ही होता है, ताम्र ही होता है, ठीक है। लौह, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इन तीनों का ही ये नहीं है, ठीक है, अयस्क।
तो बचा क्या हमारे पास? टाइटेनियम। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 3 को आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि इल्मेनाइट और रूटाइल इनके अयस्क नहीं है। ठीक है, ये 2 प्रश्न हो गए। इसमें हमने बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस यूज किया। अब देखते हैं कुछ शब्दों का खेल। जैसे पहला प्रश्न है, अमरकंटक पहाड़ियां विंध्य और सह्याद्री श्रेणियों के संगम पर है। अमरकंटक कहां पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर है। ठीक है, सह्याद्री कहां पर है? पश्चिमी घाट पे, महाराष्ट्र में। कोई मैच हो रहा है आपका? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और सह्याद्री आपका पश्चिमी घाट नहीं हो रहा, तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। दूसरा, बिलीगिरी रंगन पहाड़ियां सतपुड़ा श्रेणी के सबसे पूर्वी भाग हैं। सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के पास में। ठीक है, और बिलीगिरी रंगन आपको पढ़ के कैसा शब्द लग रहा है? ऐसा नहीं था कि साउथ का नाम है, तमिल, कन्नड़ या मलयाली टाइप का थोड़ा। ठीक है, तो ये नाम पढ़ो तो ये बिल्कुल दक्षिण भारत का नाम लग रहा है, लेकिन कह रहा है कि सतपुड़ा श्रेणी के पूर्व में है, मतलब बिल्कुल पूर्वी भाग है। ठीक है, दक्षिणतम कहता तो एक बार के लिए डाउट हो सकता था, बट पूर्व दिशा की बात कर रहा है और ये नाम बिल्कुल दक्षिण है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये भी गलत होगा। शेषाचलम पहाड़ियां पश्चिमी घाट के सबसे दक्षिणी भाग हैं। अब उसका सबसे दक्षिणी भाग कहां पे आता है? तमिलनाडु में। और वहां पे किस तरह की लैंग्वेज है? जो पर्वत वहां पे है, क्या नाम है उनका? अनाईवुडी, अनाईमलाई, कार्डमम, इलायची पहाड़ियां, ये सब नाम है। और शेषाचलम ये नाम होता है आंध्र प्रदेश में। श्रीकाकुलम, शेषाचलम ऐसे नाम या पत्तनम वाले नाम ये होते हैं आंध्र प्रदेश में। तो थोड़ा सा आप साउथ के ऐसे शहरों का नाम भी देखोगे ना, तो आपको कई बार उसका हेल्प मिल जाता है। ये भी वाक्य आपका गलत हो गया, तो इसका सही उत्तर होगा कोई भी नहीं। अगला है, भारत की कनेक्टिविटी परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जहां तक मुझे उम्मीद है अगर आपने मेंस की तैयारी की है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि ये पोरबंदर से सिलचर के बीच में है। अगर सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट आपको पता है तो बाकी 2 आप निकाल लोगे। दूसरे में क्या कह रहा है? त्रिपक्षीय राजमार्ग मणिपुर में मोरय को म्यांमार से होते हुए थाईलैंड में चिरांग माई से जोड़ता है। तीसरा कह रहा है, बांग्लादेश, चीन, भारत, म्यांमार आर्थिक गलियारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी को चीन में कनमिंग से जोड़ता है। अब यहां पे आप ध्यान दो, क्या कह रहा है कि ये एक आर्थिक गलियारा है। और बनारस कैसा प्रदेश है? बनारस एक धार्मिक स्थल है। ठीक है, तो अगर ये एक धार्मिक गलियारा भी होता ना, तो आप उसको गया या पटना से कनेक्ट करते, क्योंकि वो एक बौद्धिक स्थान है, बुद्ध संबंधित, बुद्ध भगवान से संबंधित स्थान है, और चीन भी बुद्ध भगवान से संबंधित है। बनारस शिव जी से संबंधित है, तो इनका कोई संबंध नहीं बैठ रहा। ठीक है, ये आपने हटा दिया। अगर इस वाक्य को आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ऐसा लगता है जैसे कि इस वाक्य को यूपीएससी ने जबरदस्ती स्ट्रेच करने की कोशिश की है। मतलब वहां पे कुछ ऐसा लिखा है, ट्राइलेटरल हाईवे फ्रॉम कनेक्ट्स मोरई इन मणिपुर टू थाईलैंड, चियांग माई इन थाईलैंड वाया म्यांमार। ठीक है, अगर उसको ट्राइलेटरल हाईवे पे लिखना था तो सीधा लिखता इंडा म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स दिस सिटी इन इंडिया टू अदर सिटी इन म्यांमार टू थाईलैंड। ठीक है, बहुत ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी एक तो, प्लस उसके अलावा यहां पे यूपीएससी अपने वाक्यों को एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। इसका मैं एक और उदाहरण देता हूं कि ये कैसे पता चलता है। जैसे यहाँ पे इसने म्यांमार एक टर्म ऐड किया एक्स्ट्रा, जब आप अंग्रेजी में पढ़ोगे स्टेटमेंट को, तो वैसे ही पहला प्रश्न जो सेट ए का था जिसमें कहता है कोलेरू लेक डायरेक्टली फीड्स द कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक, वहां भी वो लिख सकता था कोलेरू डायरेक्टली फीड्स द कृष्णा डायरेक्टली फीड्स द कोलेरू लेक, बट वो वहां पे एक डायरेक्टली टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है। ठीक है, अभी हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा ये मेथड, बट इसके बाद में जब दोबारा वीडियो लाऊंगा उसमें मैं इसे और भी प्रश्न सॉल्व करके दिखाऊंगा, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि यूपीएससी थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करता है या अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा एलोबरेट करता है, जिसकी वजह से वो वाक्य गलत हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कई बार वो एक संस्थान का नाम लिख देगा कि यह संस्थान इस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है जिसका काम, अब यहां पे वाक्य कंप्लीट हो गया, पर वो इस वाक्य को फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, थोड़ी व्याख्या कर रहा है वो, कि जिसका काम कुछ भी वो बता देगा कि देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना है कुछ भी। ठीक है, तो
जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर रहा है यूपीएससी ना, उसकी वजह से वाक्य गलत हो जाते हैं। फिर ये प्रश्न देखिए, अगला कीवर्ड भी यहां पे मिल गया आपको, ठीक है। कम से कम या न्यूनतम, ऐसे वाक्य भी जो आपको मिलेंगे तो सामान्यतः ये गलत होते हैं, ठीक है। जैसे मैटरनिटी बेनिफिट बिल वाला जो आया था प्रश्न 2017 या 18 में, उसमें उसने कहा था न्यूनतम 6 बार आप महिलाओं को क्रिश हाउस में जाने की अनुमति होनी चाहिए, न्यूनतम था, वो भी वाक्य गलत था। यहां भी आप देखो कम से कम 60%, तो ये तो बाय रूल मैंने बताया आपको, नियम के अनुसार, लॉजिकली भी इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक समृद्ध यूरेनियम का होना आवश्यक है। अब हमें पता है यूरेनियम के 2 उपयोग हो सकते हैं, एक तो विद्युत उत्पादन में और दूसरा धमकी देने में, न्यूक्लियर वेपन बनाने में, ठीक है। तो अगर न्यूनतम 60% कह रहा है और अधिकतम की कोई सीमा की बात ही नहीं कर रहा, तो आपको नहीं लगता कि इसका दुरुपयोग हो सकता है न्यूक्लियर वेपन बनाने में? बिल्कुल हो सकता है ना, नाभिकीय हथियार बनाए जा सकते हैं। तो ये वाक्य आपका गलत हो गया। अब यूपीएससी ने 2023 का जो पैटर्न लाया है उसमें 2 चीजें बहुत आसान कर दी हैं। पहला, जब आप 2 स्टेटमेंट्स में कंफ्यूज हो कि ये वाला सही होगा या ये वाला, आपको नहीं बताना है कौन सा सही है, आप बस ये बता दो कि एक सही है, इनमें से एक गलत है, ठीक है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि आप कंफ्यूज हो कि दूसरा सही है या चौथा सही है, आपको पता ही नहीं करना, आप एक सही है गलत एज्यूम करो, ठीक है। वैसे प्रश्न भी हम देखेंगे कभी। और दूसरा ये वाले प्रश्न जिसमें 2 कथन होते हैं, इसमें एक आपका सही होना ही होना है, 2 गलत हो ही नहीं सकते। तो जैसे ही पहला गलत हो गया, आपको ये चेक भी नहीं करना, ऑटोमेटिक सही हो गया और आपका आंसर आ गया सी। ये प्रश्न, इस प्रश्न को भी अंग्रेजी माध्यम में लोगों ने हिंदी देख के ही सॉल्व किया था। शिशुधानी अस्तनी, इसका मतलब कि जिनके स्तन के नीचे शिशुधानी बनी हुई है, जो कि हमने कंगारूज में देखा है, तो मर्सुपियल उन्हें ही कहते हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाए जाते, तो हमें पता है ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो ये पहले से ही हमें पता चल गया सही है, ठीक है। दूसरा वाक्य इसका क्या कह रहा है कि शिशुधानी अस्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनप सकते हैं। अब हमने पढ़ा है कि प्रीडेटर्स या परभक्षी हमेशा होंगे, आप एक जानवर से बचोगे, दूसरा जानवर आपका परभक्षी बन ही जाएगा, प्रीडेटर बन ही जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये कहना कि प्रीडेटर के बिना आप सर्वाइव कर सकते हो सिर्फ मुश्किल है, यानी कि परभक्षी होना चाहिए। अब यहां पे केवल भी लगा है, तो अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप यहां से भी एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। और यहां पे क्या कह रहा है, शिशुधानी अस्तनी केवल परभक्षी रहित पर्वतीय घास स्थलों में ही पनपते हैं। बहुत ज्यादा आपकी स्टेटमेंट को वो कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ज्यादा नैरो डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए ये वाक्य गलत हो गया और आपका आंसर आ गया सी। अगला प्रश्न देखिए, संक्रामक जीव जाति विशेषज्ञ समूह जो वैश्विक संक्रामक जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है। संक्रामक जीव जाति मतलब होते हैं इन्वेजिव स्पीसीज। तो आपको एक छोटा सा मैं जो मैंने अपने निजी प्रयोग के लिए बनाया था एक, ठीक है, एक नियम, वो मैं बताता हूं। हमारा होता है आयुषियन, सॉरी यूएनईपी, ठीक है। यूएनईपी किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं कर सकता या बहुत एक्टिवली किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होता है, ऐसे फंडिंग करना, किसी को फंड प्रोवाइड कराना, किसी तरह की रिपोर्ट्स वगैरह जारी करना, ये सब कार्य नहीं करता यूएनईपी। इसके अंदर एक होता है साइट्स और एक होता है आपका आईयूसीएन। इसका काम होता है हर तरह के डाटाबेस तैयार करना, जैसे एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपने पढ़ा है ना, वो वाला। और दूसरा होता है साइट्स, जो कि इनके इलीगल ट्रेड पे ध्यान देता है, ठीक है, गैर कानूनी व्यापार जीव जंतुओं के। अब ये यहां पे क्या कह रहा है कि ये जीव जाति डेटाबेस विकसित करता है, तैयार करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बस ये सिंपल सा आप याद रखो, तो इसका आंसर हो गया आईयूसीएन, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ। आंसर आ गया। ऐसे ही कभी अगर आपको वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड पूछे कि जीव जंतुओं के अवैध व्यापार को नियंत्रित करने वाली एक संस्थान है और वो आईयूसीएन में आती है या आपके इसमें आती है यूएनईपी में, तो वो आपका वाक्य मोस्ट लाइकली गलत होगा, क्योंकि वो सब आएंगे किसमें? साइट्स में, ठीक है। इस पर ट्रैफिक पेपर प्रश्न आया था 2017 या 18 में, सेम टाइम पे।
उसमें भी उसने ये कहा था कि ये यूएनईपी का एक भाग है, नहीं है, वो इसके नीचे आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जो मैंने आपको बताया था कुछ 2023 का ही पेपर की मैं बात कर रहा हूं। आप ये देखो, कुछ छत्रकों, कुछ छत्रकों, कुछ छत्रकों, कुछ छत्रकों, चारों में कुछ लगा हुआ है। ठीक है, और ये चारों के चारों वाक्य आपके सही हैं। आप ऐसे प्रश्न को PYQs पे पलट के देखना जहां पे कुछ लिखा हो, और आप देखना ऐसे कितने गलत हुए हैं। उसके बाद ये प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने सगे संबंधियों को अपने खाद्य के स्रोत की दिशा और दूरी इंगित करने के लिए दोलन नृत्य करता है? दोलन मतलब टू एंड फ्रो। ठीक है, ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे, हमने पढ़ा ना दोलन गति। ठीक है, अब यहां पे क्या कह रहा है? सगे संबंधियों को। ठीक है, यानी कि एक समूह की बात कर रहा है। अब इनमें से समूह में कौन ज्यादा चलते हैं? हमने देखा सबसे समूह में मधुमक्खियां चलती हैं, प्लस इनमें से सबसे मेहनती हमने किसको देखा है? मधुमक्खी को ही देखा है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कार्टून देखा है तो उसमें देखा होगा कि वो मधुमक्खियां ऐसे वैगल डांस करते हुए इशारा करती हैं कि वो उधर देखो हमारा छत्ता तोड़ के भागा, चलो उसको काट देते हैं। तो आपने देखा होगा ना, वैसे ऐसे करके इशारा करती है, ऐसे ऐसे करते रहती हैं। तो बहुत जगह पे हमने देखा है, या व्लॉगर्स वगैरह अगर आपने देख रखा है, यूट्यूब पे आजकल काफ़ी ट्रेंड है, उस पर भी आपने देख रखा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका गिलहरियों के ऊपर था। ये एक ऐसा प्रश्न था जो छात्रों से तो नहीं बना, बट उनके पेरेंट्स ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बहुत कॉमन सेंस पे प्रश्न है ये। इसका पहला वाक्य कहता है भारतीय गिलहरियों के संबंध में कि ये भूमि में बिल बनाकर अपने नीड़ का निर्माण करते हैं, और ये अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। तीसरा कह रहे हैं सर्वभक्षी होती हैं। अगर ये भूमि पे बिल बनाकर रहते तो पेड़ पे क्यों जाते फिर? ठीक है, तो हमने इसको देखा है, हमने हमेशा कि जमीन पे घूमते हुए ऐसे दिखते हैं, पर जैसे ही हम दिखेंगे तुरंत भागते हैं पेड़ पे। इसका मतलब नॉर्मल टेंडेंसी होती है ना जानवरों की कि हर कोई अपने घर की तरफ भागता है। टॉम एंड जेरी में भी चूहा अपने बिल की तरफ भागता है। ठीक है, तो नॉर्मल टेंडेंसी है, और ये भी आप देखोगे हमेशा पेड़ की तरफ भागते हैं। तो इसका मतलब कि ये पेड़ पे अपना घर बनाते होंगे। ठीक है, तो पहला गलत हो गया। ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है तो आप बता पाओगे। जैसे 5वीं कक्षा में एक चैप्टर था गिल्लू गिलहरी। उसमें जो लेखिका थी उन्होंने लिखा था कि गिलहरी की उम्र 5 वर्ष की होती थी, और 5 वर्ष के बाद वो गिलहरी मर जाती है उनकी, जिसको उन्होंने पाल रखा था। और उसके मृत्यु के बाद बारिश का मौसम आता है और जमीन से कई सारे पेड़ पौधे निकलते हैं। तब उनको जब इस बारे में जिज्ञासा होती है तो उनके किसी मित्र ने उनको बताया था कि गिल्लू ऐसे गड्ढे खोद खोद के अपने खाना को छुपा देता है, और वही बीज आज के टाइम पे पानी के बाद ऐसे अंकुरित हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये वहां का एक्सपीरियंस था जिसको मैंने यूज किया। ये क्वेश्चन लेने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग अपने रियल लाइफ में जो भी चीज़ों का एक्सपीरियंस किए, जो भी आपका अनुभव है, उसको उपयोग करिए। कोई भी किताब, पुस्तक, कविता, कुछ भी पढ़ा है, कहीं भी घूमने गए, कोई भी फिल्म देखिए, सारा यूज होता है यहाँ पे। ठीक है, और यही यूपीएससी का असली चैलेंज है। तीसरा, ये सर्वभक्षी होते हैं, पेड़ पे जाते हैं, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, और आप जनरली देखो बहुत सिंपल सा वाक्य कह रहा है, ये सर्वभक्षी होते हैं। ऐसे बहुत सारे वाक्य आपको मैं दिखाऊंगा जहां पे ऐसे बहुत साधारण सी भाषा में लिखा होता है ये सर्वभक्षी होते हैं। आपको एक सिंपल सा एक और उदाहरण देता हूं। आपने जब टेंस पढ़ा होगा इंग्लिश में, तो पढ़ते हैं ना सिंपल प्रेजेंट टेंस। उसका एक नियम क्या कहता है? किसी फैक्ट को बताने के लिए हम, या यूनिवर्सल ट्रुथ को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये वाक्य कुछ वैसा ही उदाहरण नहीं लगता है, सर्वभक्षी होते हैं। ठीक है, ये कवक होते हैं, जैसे गुच्छी वाले में पूछा था, ये कवक होते हैं। ऐसे वाक्य आप जब भी देखोगे ना, जनरली आपको 10 में से 7-8 बार सही मिलेंगे। ठीक है, प्लस पेड़ पे जा रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कीड़े मकोड़े खाते होंगे, तो ये भी सही है। आपका आंसर आ जाएगा केवल 2। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, ये आपका लास्ट रिजॉर्ट होता है। ऐसा नहीं कि आप बाई नॉलेज आपको पता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, लेकिन आप उसको एलिमिनेट करने पे लगे हुए हो। आप जब नॉलेज ट्राई करो, अगर नहीं बनता है और आपको खुद तुक्का मारना है, तो जय माता दी करने से अच्छा है आप एक बार पढ़ लो और कुछ लॉजिकली सॉल्व करो, मतलब एक रैशनैलिटी ले आओ अपने,
तर्क संगतता लाभ, जो भी आंसर मार्क कर रहे हैं उसको लेके, ठीक है। ये देखो अगला प्रश्न, ये भी 2023 का ही प्रश्न है कुछ के ऊपर। तीनों वाक्य में कुछ है, तीनों सही हैं, आपका आंसर इसका भी सभी 3 होगा। ये प्रश्न देखिए, अब लगभग हर किसी ने इस प्रश्न को छोड़ दिया था या तो गलत तुक्का मारा था, ठीक है। बट अब मैं इसको बताता हूं सॉल्व कैसे करना है। निम्नलिखित में से, और इसे कहते हैं कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन किसी वृक्ष या लकड़ी के लट्ठे में बने छिद्र में से कीटों को खुरचने के लिए लकड़ी का औजार बनाता है? यानी वो लकड़ी का औजार बना करके उससे कीड़े मकोड़े निकाल रहा है, ठीक है। इसको पकड़ने के लिए मुझे क्या चाहिए? उंगलियां चाहिए, ठीक है। अब यहां पे आप विकल्प देखो, मत्स्यन मार्जार, जिसकी हिंदी क्या है, इंग्लिश में आप देखो फिशिंग कैट। अब बताओ कैट के पास उंगलियां होती हैं, वो पकड़ सकती है? कुछ नहीं पकड़ सकती, ठीक है, उंगलियां नहीं होती। बचपन से खेल रहे हैं यार, बिल्ली ने मारा पंजा, मामा हो गया गंजा का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो पता है पंजा मारती है, ठीक है। ओरंगुटान कभी सुना है? नहीं सुना, कोई बात नहीं। लॉयन किंग देखा होगा अगर आप लोगों ने, तो उसमें जो उठाता है ना द लॉयन किंग के बच्चे को, ओरंगटन था वो। उद बिलाव, बिलाव क्या होता है? बिल्ली ही तो होती है, बिलाव बिल्ली, पंजा, ठीक है। बियर, बल्लू भालू, पंजा ही तो मारते हैं भालू, ठीक है। इन तीनों के पंजे हैं, सिर्फ एक ओरंगटन बच गया, तो ओरंगटन आंसर होगा आपका, ठीक है। अब एक ये कॉमन कॉन्सेप्ट जो मैंने देखा है यूपीएससी का, ठीक है, इस पे एक प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आधारिक संरचना निवेश न्यासों में जमा से हुई ब्याज की आय जो उनके निवेशकों में वितरित की जाती है कर से छूट प्राप्त है किंतु लाभांश कर योग्य है, ठीक है। दोनों में आपको प्रॉफिट हो रहा है, फिर एक पे टैक्स लगेगा एक पे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? प्लस मेरा ऐसा मानना है कॉमन से जो मैंने अभी तक यूज किया है यूपीएससी के क्वेश्चंस में, कि सरकार टैक्स का कोई मौका नहीं छोड़ती, ट्रेड में खोज खोज के टैक्स लगाती है। कहते हैं ना कि टैक्स के चंगुल से बच पाना संभव है, ठीक है। मैं वही लॉजिक यूज करता हूं। इसके पहले एक उसने मुद्रास्फीति के बॉन्ड पे पूछा था, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, इसमें भी उसने यही कहा था कि ये कर मुक्त होते हैं, और वो भी वाक्य गलत था। तो सरकार कर मुक्त नहीं करने देती किसी चीज को, तो ये गलत हो गया, तो ये अपने आप सही हो गया, आपका आंसर आ गया डी, ठीक है। अच्छा, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करें तो दिमाग में एक चीज और आ रहा होगा कि मान लो ये दोनों वाक्य सही हुए, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये इसकी उचित व्याख्या कर रहा है या नहीं? कैसे जानोगे आप कि ये इसकी उचित व्याख्या कर रहा है या नहीं? तो आइए अब समझते हैं अगले प्रश्न पे उस चीज को, ठीक है। ये प्रश्न देखिए, कोविड विश्व महामारी के बाद हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी थी। दूसरा कथन, आमतौर पर केंद्रीय बैंक यह मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। हो सकता है दोनों वाक्य सही, बट पता कैसे चलेगा कि ये उसकी सही व्याख्या करता है कि नहीं? बहुत साधारण सा नियम है इसका, आप एक शब्द यूज करो, क्योंकि, ठीक है, ये शब्द यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब इस वाक्य को फिर से पढ़ते हैं। कोविड विश्व महामारी के बाद के हाल के विगत काल में पूरे विश्व में अनेक केंद्रीय बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ा दी हैं, क्योंकि केंद्रीय बैंक मानते हैं कि उनके पास बढ़ती हुई उपभोक्ता कीमतों का मौद्रिक नीति के उपायों से प्रतिकार करने की सामर्थ्य है। अब यह वाक्य आपको लग रहा होगा कंप्लीट, कि क्योंकि लगाने के बाद ये बिल्कुल सही लग रहा है, बस आंसर आ गया आपका। एक और देख लेते हैं उदाहरण। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए। कथन 2, कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। अब फिर से पढ़ते हैं। ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक सबसे व्यापक साधन हो जाए, क्योंकि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं। तो अब राज्य को हस्तांतरित कर दिए, इससे क्या फायदा हो रहा है? कुछ होना चाहिए ना, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो अगर आपको यह पता है कि दोनों वाक्य सही हैं, लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा क्योंकि लगा करके, तो इसका मतलब कि इसका बी होगा, ठीक है। एक ये आखिरी, लघु कृषक बड़े खेत, ठीक है।
यहां पे शब्दों के साथ खेल रहे हैं अपन। छोटे किसान बड़े खेत हैं। अब आते हैं, आपको पता होगा ना कि छोटे किसान मतलब क्या हुआ कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, किसी टाइप का कोई कौशल नहीं है, स्किल नहीं है उनके अंदर। ठीक है, अब पढ़ते हैं। युद्ध के कारण अपने देशों से बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का एक बड़ी खेती योग्य जमीन देकर जिसमें वे सामूहिक खेती कर उपज को आपस में बांटते हैं, पुनर्स्थापन करना। यहां पे ये बात कर रहा है माइग्रेशन की, कि आप पुनर्स्थापित हो रहे एक जगह से दूसरी जगह जाकर के। ठीक है, और किसान ऐसा नहीं करते। आपने इतना रिपोर्ट पढ़ा है, इतना पढ़ा है कि किसान जब खेती में नहीं काम कर पाते तो वो आत्महत्या कर रहे हैं, और ये बहुत हम पढ़ रहे हैं न्यूज में। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक अपने आप को समूहों में व्यवस्थित कर चुनिंदा कृषि संक्रियाओं में समकालन और संगति लाते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे किसान मिल करके अब खेती कर रहे हैं। तो छोटे किसान मिलकर कर रहे हैं, खेत क्या हो गया इनका एक साथ मिलकर, बड़ा हो गया, सेंस बन रहा है। तो इसको आप रख लो कि ये हो सकता है, ये हमने काट दिया। तीसरा, किसी क्षेत्र के अनेक सीमांत कृषक मिलकर किसी निगमित निकाय के साथ संविदा कर अपनी जमीन उस निगमित निकाय को किसी नियत अवधि के लिए दे देते हैं, जिसके लिए वह निगमित निकाय कृषकों को एक सहमत राशि का भुगतान करता है। बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट आप समझिए। किसान लोग हैं, अपनी जमीन किसी निगम को देते हैं या किसी कंपनी को देते हैं, तो कंपनी इस जमीन पे खेती थोड़े करेगी, खुद कुछ स्टेब्लिश करेगी। जैसे वो वेयर हाउस यानी कि गोदाम अपने स्टेब्लिश कर सकती है, या कुछ रिसर्च हाउस अनुसंधान केंद्र बना सकती है। ठीक है, तो वो तो जब बनाएगी तो सीमित समय के लिए थोड़े बनाएगी, फिर तो बनाएगी तो लंबा चलेगा। ठीक है, और आपको पता होगा किसानों के साथ डायरेक्ट सरकार कभी नहीं चाहती कि इंटरफेयर करें कॉर्पोरेट, वो भी गैर कृषि संबंधित विषयों पर तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ये गलत। कोई कंपनी किसी क्षेत्र के कुछ संख्या में लघु कृषकों को ऋण, तकनीकी जानकारियां और सामग्री की निविष्टियां प्रदान करती है, ताकि वे कंपनी के विनिर्माण प्रक्रिया और वाणिज्यिक उत्पादन के लिए उसकी जरूरत के कृषि पण्य का उत्पादन कर सकें। ठीक है, ये एफपीओज में होता है जनरली, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस में। और मैंने आपको बताया सीमांत कृषक, वो तकनीकी वगैरह का उनको क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, और नाम भी देखो, लघु कृषक बड़े खेत, जो कि सिर्फ इसी पे बैठ रहा है सही। तो ये आपका सही विकल्प हो गया। अगला प्रश्न, भारत सरकार काले तिल के बीजों के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करती है। ये एक तिलहन है। तिलहन कब होता है, खरीफ और रबी में। ठीक है, और ये कह रहा है कि तिलहन पे न्यूनतम समर्थन उपलब्ध कराती है, तो सही है, तिलहन है तो उपलब्ध कराती होगी, मोस्ट लाइकली है, ज्यादा चांस है। अब ये देखिए, काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। अब ये नहीं कह रहा कि केवल, आपको नहीं पता खरीफ है रबी है क्या है, लेकिन ये कह रहा है कि काले तिल की खेती खरीफ की फसल के रूप में की जाती है। ये भी एक फैक्ट है जो मैं भी बता रहा था ना कि ये एक फंगस है उस टाइप से। ठीक है, ये भी सही है। और हम इतना तो ज्योग्राफी आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि तिलहन में आता है ये, और तिलहन खरीफ में होते हैं। यहां भी देखो आपका कुछ है, पूरा प्रश्न भी नहीं पढ़ा, सिर्फ कुछ देखा, सही है ये। ठीक है, मैं नहीं कह रहा प्रश्न मत पढ़ना, प्रश्न पढ़ना। भारत के कुछ जनजातीय लोग काले तिल के बीजों को का तेल भोजन पकाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये भी सही है, तीनों सही होंगे। ठीक है, अब आते हैं एक ऐसे प्रश्न पे जो कि वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था इस 2023 में। ठीक है, एंशिएंट का सबसे टफ क्वेश्चन यही था एक्चुअली। लेट्स देखते, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है। वट किरुतल नहीं सुना है, लेकिन यह एक प्रथा है। अब आप अपने दिमाग में 2-4 ऐसे प्रथाएं याद करो जो कि प्राचीन भारत में था। सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ये सब थी। ठीक है, अब 4 विकल्पों पे आप देखो। राजाओं द्वारा महिला अंगरक्षिकाओं को नियुक्त करना, ये तो एक तरह से जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। ठीक है, ये कोई प्रथा थोड़े है, तो गलत हो गया। राज दरबारों में विद्वानों का धर्म और दर्शन से जुड़े विषयों पर विचार विमर्श करने तो एकत्र होना, यह भी आपका एक तरह से राज दरबारी कार्यक्रम है। ये किसी प्रकार की कोई प्रथा नहीं है, ये सरकारी काम है। तो ठीक है, राज दरबार में हो रहा है। किशोरियों द्वारा कृषि क्षेत्रों की निगरानी करना और चिड़ियों तथा, ये तो एक तरह का आपका डेली रूटीन है। ठीक है, दिनचर्या है कि आप खेती को ध्यान रख रहे हो। तो ये तीनों एक तरह से क्रियाएं हैं।
लास्ट, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वर्ण करना। ये प्रथा लग रही है पढ़ के कि हाँ, हो सकता है कि जो युद्ध में हारेगा वो अनशन पे बैठेगा और खुद मृत्यु शैया को प्राप्त करेगा। ठीक है, ये लग रहा है आपको थोड़ी सी प्रथा। कुछ नहीं पता था, सिर्फ इतना पता है कि एक प्रथा है और आंसर निकाल दिया हमने। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अगर पिछले 2017 तक के प्रश्नों को भी अगर आप सॉल्व करने के प्रयास करते हैं और जो चीजें मैंने बताई इनको आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। आप करके देखो, आपसे अगर प्रश्न नहीं बनते हैं तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सिविल्स डेली का, उसका लिंक आपको दे देंगे हम। वहां पे हम डेली 5 से 10 प्रश्न डालने का प्रश्न करेंगे हिंदी में, और आप वहां पे उन प्रश्नों को हल करो और हम उनका एक्सप्लेनेशन भी देंगे कि कैसे आप उसको एलिमिनेट कर सकते थे। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं कुछ और प्रश्न लेके आऊँगा, कुछ और नियम आपको समझाऊंगा और उसमें हम डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को ही हल करने में होती है। ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।